अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एडहाक जजेस की तैनाती के ऐलान के बाद अभी तक ये बहस जारी है कि ये एडहाक जजेस तैनात करने का फ़ैसला किस नीयत से किया गया है, और ये ख़ास तौर पे चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा का एक इनिशिएटिव है। इसकी मुखालफत जो है सिर्फ़ PTI या सियासी जमातों की तरफ से नहीं आ रही, बल्कि इसकी मुखालफत ख़ुद वकला की तंजीमों और मारूफ वकला की तरफ से भी आ रही है। हमने देखा है सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से भी इस फ़ैसले की मुखालफत की गई है। पाकिस्तान बार कौंसिल के जो तकरीबन 7 के करीब अरकान हैं जो काउंसिल के, उनकी तरफ से भी तहरीरी तौर पे इसकी मुखालफत की गई है, और दीगर जो वकला तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी इसकी मुखालफत की जा रही है। अब ये एडहॉक जजों की मुखालफत के पीछे असूल क्या है, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर पहले बात करते हैं कि आखिर ये एडहॉक जजेस की मुखालफत क्यों की जा रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो एडहॉक जजेस होते हैं ये अपनी तैनाती के लिए किसी के मरहून मिन्नत होते हैं, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो आइन का आर्टिकल 182 है उसको अगर पढ़ा जाए तो ये चीफ़ जस्टिस जो होता है वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के 3 साल के दौरान रिटायर होने वाले किसी भी जज को एडहॉक जज के लिए नामज़द कर सकता है, और आइन के तहत जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उससे चीफ़ जस्टिस मुशावरत करता है। जुडिशल कमीशन तैनाती नहीं करता एडहॉक जज की, मुशावरत करता है। अब वो मुशावरत क्या बाइंडिंग है चीफ़ जस्टिस के ऊपर, और उस मुशावरत से मुराद क्या होगी कि क्या जो 9 जजेस हैं जुडिशल कमीशन के, उसमें से अगर 5 अक्सरियत से कह दें कि हाँ इन जजेस को एडहॉक लगा दिया जाए, तो क्या वो मुशावरत जो है वो मंजूरी में बदल जाएगी। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त तक 2 नाम आए, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल, जो पिछले सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, उन्हें 3 साल से ज़ायद का अरसा नहीं हुआ। इनके हवाले से तो शायद इस बात की तवक्को है कि जो जुडिशल कमीशन है वो मंजूरी दे भी दे। और एक तीसरा नाम भी है जस्टिस मकबूल बाकर, उन पे भी किसी को एतराज़ नहीं होगा। मगर इन तीनों एडहॉक जजों में एक कदर मुश्तरक है कि इन तीनों जजेस ने PTI के दौर में भी, जैसे जस्टिस मकबूल बाकर हैं, उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर सियासतदानों की नैब के हाथों गिरफ़्तारी और उन्हें कैद की जो सज़ा सुनाई गई थी उसके हवाले से बड़ी सख्त जजमेंट दी थी जस्टिस मकबूल बाकर ने, और कहा था कि नैब का इदारा जो है वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है और सियासी मुखालफिन को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तो जस्टिस मकबूल बाकर का भी जो माजी के फ़ैसले हैं उसमें एक झलक मिलती है कि किस तरीके से उन्होंने इमरान खान के दौर में जो नैब का इस्तेमाल किया जा रहा था उसकी मुखालफत की। दूसरी तरफ सरदार तारिक मसूद भी बड़े वाज़ेह हैं। फ़ौजी अदालतों के केस में उन्होंने जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का ही, जो कि फ़ौजी अदालतों को उन्होंने गैरानी करार दिया था, उसको नज़रसानी के मरहले पे जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उस फ़ैसले को सस्पेंड कर दिया और फ़ौजी अदालतों को मज़ीद काम करने का एक मौका दिया उन्होंने। और फिर बाद में उस बेंच पे उन्हीं पे एतराज़ भी हुआ, ख़ास तौर पे PTI की तरफ से बड़ा एतराज़ था, तो वो फिर माज़रत करके बेंच से भी दस्तबरदार हो गए। और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो हैं वो बड़ा मशहूर केस था, कासिम सूरी की जो अदम एतमाद तहरीक को रद्द करने की रूलिंग थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हंगामी बुनियादों पे कार्रवाई करते हुए उनकी रूलिंग को मुस्तरद तो किया था, मगर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल ने एक इजाफी नोट में कहा था कि अगर पार्लियामेंट मुनासिब समझे तो कासिम सूरी की इस रूलिंग के ऊपर ये एक आइन से संगीन गद्दारी यानी आर्टिकल 6 के तहत भी कार्रवाई कर सकती हैं। और ऑब्वियसली जब अदम एतमाद की तहरीक जो आइनी तकाज़ा था उसको मुस्तरद किया गया, और फिर उसकी बुनियाद पे बड़ी एक इमरान खान ने तकरीर की और एडवाइस की सदर को असम्बलियाँ तोड़ दें, असम्बलियाँ भी तोड़ दी गई और सदर ममलकत ने एक ऐलान भी कर दिया कि मैं असम्बलियाँ तोड़ता हूँ। तो इतने बड़े पैमाने पे जो पार्लियामेंट पूरी को फारग कर दिया गया था, तो एक बड़ा संगीन मामला था, और उस पर फिर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल का नोट था कि आर्टिकल 6 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। और अब जो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो इसी मामले में आर्टिकल 6 के ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल की बतौर एडहॉक जज तैनाती जो है ये भी बड़ी मायने खेज़ है, और ये 3 जजेस अगर आ जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा और चंद दीगर जजेस जो हैं
उनको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, वो स्ट्रेंथ जो अभी मखसूस नशस्तों वाले केस में बज़ाहिर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब खो चुके थे, वो सपोर्ट जो है काफ़ी हद तक बहाल हो सकती है। वो कैसे हम आगे जाके बताते हैं, मगर मुख्तसरन आपको ये बताते चलें कि जो एडहॉक जजेस हैं, चूँकि उनकी तैनाती जो है चीफ जस्टिस की नामजदगी पे होती है और जुडिशल कमीशन मशवरे से ज़रूर होती है, मगर जो उनकी मुद्दत है वो 3 साल की है, वो कोई आइनी मुद्दत नहीं है। ये जो आइन में जो लिखा गया है वो ज़रूरत के मुताबिक एडहॉक जजेस की तैनाती की जाती है, उसमें ये नहीं लिखा कि 3 साल के लिए होगा। तो वो जो 3 साल का अगर चीफ जस्टिस मुकर्रर भी करते हैं तो वो चीफ जस्टिस के ऊपर है कि ये कितने साल के लिए करते हैं, 3 साल के लिए, या अगर जुडिशल कमीशन चाहे तो अपनी मशावरत में वो ये कह सकते हैं अक्सरियत के साथ, 9 में से 5 जो अरकान कह सकते हैं कि भाई 3 साल क्यों, आप उन्हें 1 साल के लिए पहले ट्राई तो करें, 2 साल के लिए करें। तो उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल बहरहाल नहीं है एडहॉक जजेस को, गो कि उनके अख्तियारात जो हैं और वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस की तरह उनकी वोट होगी, फ़ैसले होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले तसव्वुर होंगे, मगर उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। तो इसीलिए एडहॉकिज़म जो है, एक तो उनकी तैनाती जो है वो चीफ जस्टिस के मरहून मिन्नत होती है, वो जुडिशल कमीशन उनकी तैनाती एज़ सच नहीं करता, और दूसरा उनकी जो रिमूवल है या ओहदे से हटाना है वो भी क्योंकि आइन में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि जब तक नेसेसरी है, जब तक ज़रूरत पड़ती है, तो उनको किसी वक्त भी जो है ओहदे से हटाया भी जा सकता है। तो इसलिए जो आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सिर्फ मिसकंडक्ट के ऊपर जुडिशल काउंसिल के ज़रिए आइन के आर्टिकल 209 के ज़रिए हटाया जा सकता है। तो बज़ाहिर जो एडहॉक जजेस हैं उनके लिए 209 का जो अमल है वो रेलेवेंट नहीं है, और वो ज़रूरत के मुताबिक उनको रखा भी जा सकता है और फ़र्क भी किया जा सकता है। तो इसलिए जो और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक तरफ उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है एडहॉक जजेस को, अगर 3 जजेस अपॉइंट हो जाते हैं तो वो फुल कोर्ट की जो तश्कील है उसके अंदर वो 3 जजेस बड़ा मैटर करेंगे, और ये जो 3 जजेस हैं चूँकि इनकी अख्तियारात और इनका वोट बिल्कुल दूसरे जजों की तरह होगा, तो एक तरफ अगर वो फुल कोर्ट के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को टिल्ट भी कर सकते हैं, 3 जजेस हैं, अगर 19 लेट्स से कि 20 जजेस हो जाते हैं फुल कोर्ट के, तो उनमें अगर 3 जजेस हैं ये जो अभी अपॉइंट हो रहे हैं ये भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब के साथ होते हैं, तो जो दीगर जजेस हैं जो काज़ी फ़ाइज़ साहब का एक डिफरेंट मामले पे साथ दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो पीटीआई पे पाबंदी का रेफरेंस आता है और 20 जजेस की फुल कोर्ट है, तो इन 3 जजेस के साथ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब मिला के 4 हो जाते हैं, और जो दीगर जजेस हैं 20 में से वो जस्टिस मंदोखेल, वो जमाल खान मंदोखेल हो सकते हैं, 4 हो गए, 5 हो गए, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हो सकते हैं जिन्होंने अभी मखसूस नशस्तों पे जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें रद्द करके हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रखा था और कहा था कि ये हुक्मरान इत्तेहाद को सीटें जानी चाहिए। तो जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हो गए, जस्टिस नईम अफ़गान ने भी जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान के साथ जो है वो उनका साथ दिया था, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का हम पहले बता चुके हैं, तो और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल का भी हम बता चुके हैं, जस्टिस मकबूल बाकर का भी हम बता चुके हैं। तो बुनियादी तौर पे 8 या 9 जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस की सपोर्ट में 20 जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट के अंदर उन्हें मिल सकते हैं, और इस बात का इम्कान है कि अगर पीटीआई का फुल रेफरेंस फुल कोर्ट के सामने आता है, जो कि आइन का तकाजा भी है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा क्यों फुल कोर्ट, क्योंकि कुछ सहाफ़ी जो है ना, कुछ सोचे समझे पढ़े बगैर ये कह देते हैं कि इसमें बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ही बनाएगा कि कौन से जज सुनेंगे। बेंच का मामला नहीं है, ये जो रेफरेंस आएगा ये फुल कोर्ट के सामने आएगा, फुल कोर्ट के सामने आएगा। तो उस फुल कोर्ट अगर 20 जजों की होती हैं, ये 3 एडहॉक जजेस के साथ जस्टिस मकबूल बाकर अगर मान जाते हैं, तो फिर उसमें 8-9 जजेस जो हैं चीफ जस्टिस को मिला के उनकी एक सपोर्ट भी बन जाती है, और बाकी चंद जजों का गैप है जिन पे अगर काम किया जा सकता है या इस्टेब्लिशमेंट काम करती है, तो शायद मखसूस मामलात के अंदर चंद जजेस जो हैं 11 की अक्सरियत मिल के बना सकते हैं। तो फुल कोर्ट क्यों चाहिए किसी भी पार्टी पे पाबंदी के लिए? आइन के आर्टिकल 17(2) ये कहता है कि हुकूमत जो है वो डिक्लेरेशन करेगी किसी भी सियासी जमात के ख़िलाफ़ जिसके ख़िलाफ़ उनके पास जो हुकूमत मुतमईन है, हुकूमत के इत्मीनान के लिए
कोई ऐसी मालूमात हैं, शवाहिद हैं कि वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ या सलामती के ख़िलाफ़ वो काम कर रही है या गैर मुल्की इमदाद के से चल रही है, तो फिर हुकूमत एक एलामिया जारी करेगी और एलामिया जारी करने के 15 दिन के अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हुआ है आइन के आर्टिकल 17(2) में, और सुप्रीम कोर्ट की खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा जो माजी में तशरीह करते रहे, जब वो किसी ज़माने में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा होते थे, वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट से मुराद पूरी सुप्रीम कोर्ट है। और ये सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज़ की वजह से ही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा जो हैं कई बार बेंच से भी हट के उठ जाते थे बेंचों से, और कहते थे ये सुओ मोटो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ लिखा है आर्टिकल 184(3) में, तो सुप्रीम कोर्ट से मुराद पूरी सुप्रीम कोर्ट है। तो अब 17(2) में भी वही सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ लिखा है, तो इसलिए कुछ सहाफ़ी और तजज़ियाकार जो हैं, जो बग़ैर पढ़े और समझे ये बातें कर रहे हैं कि अगर पीटीआई पे पाबंदी का केस सुप्रीम कोर्ट आता है तो बेंच बनाएंगे चीफ जस्टिस बेंच नहीं बनाएंगे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यानी फुल कोर्ट को तश्कील दे के उसके सामने किसी भी सियासी जमात की पाबंदी का केस रखेंगे। तो उस फुल कोर्ट में भी 8-9 जो हैं, अगर ये 3 एडहॉक जजेस आ जाते हैं तो 8-9 जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की सपोर्ट में आ सकते हैं, जिसमें बाद में 2-3 पे केस टू केस बेसिस पे भी काम किया जा सकता है। तो फिर अगर एडहॉक जजेस का ये तजर्बा कामयाब रहता है, यानी ये 3 जजेस आ जाते हैं, तो फिर आइन में जो है कोई रुकावट नहीं है कि कुछ अरसे बाद या महीने बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा जो हैं मज़ीद 4-5 एडहॉक जजेस की भी प्रेसिडेंट से मंजूरी लेके जुडिशल कमीशन से मुशावरत करके तैनाती कर दें। और अगर मज़ीद 5 जजेस आ जाते हैं और 25 हो जाती है फुल कोर्ट की, तो वो 5 जजेस भी जो हैं वो हैंड पिक्ड होंगे चीफ जस्टिस के। और वैसे भी जुडिशल कमीशन के अंदर बड़ा मुश्किल है, जो सुप्रीम कोर्ट के अगर देखा जाए क्या अक्सरियत है, जुडिशल कमीशन जिसने सिर्फ मुशावरत देनी है, तो उसमें अब अक्सरियत क्या है। मिसाल के तौर पे लाहौर के कोई जजेस हैं, ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस रहे हैं, तो कम से कम जजेस की तरफ से जुडिशल कमीशन के अंदर उनकी मुखालफत ज़रा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कोई लाहौर के हैं, कोई सिंध के हैं। तो जुडिशल कमीशन के अंदर अब कौन कौन जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस हैं और 4 सीनियर तरीन जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं। तो क्या ये जजेस किसी जज की मुखालफत कर सकेंगे एडहॉक जज की तैनाती के लिए? क्योंकि एडहॉक जज की तैनाती जो है ये बड़ा मुश्किल डिसीजन होता है कि, और ये जजेस सीनियर होते हैं, ये रिटायर हो चुके होते हैं, और जो जुडिशल कमीशन में आप बैठे हुए हैं ये उन जजेस के जूनियर होते हैं जब वो सर्विस में थे, तो इसलिए उनकी मुखालफत करना यूँ किसी भी आइनी फोरम के ऊपर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो वैसे भी अगर हम ये नाम देखें कि जुडिशल कमीशन में एडहॉक जजेस की मुखालफत कौन कर सकता है, तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है कोई नज़र ऐसा आए, क्योंकि ये सारे सीनियर जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं और किसी न किसी मौके पर सर्विस के दौरान इन जुडिशल कमीशन के जो अरकान जजेस हैं इन्होंने इन सीनियर जजेस के साथ ताल्लुक़ कायम किए होते हैं। तो जुडिशल कमीशन में जस्टिस काजी फ़ाइज़ा हो गए, जस्टिस मंसूर अल हक हो गए, जस्टिस मुनीब अख्तर हो गए, जस्टिस याहिया अफरीदी हो गए, जस्टिस जो हैं अमीनुद्दीन खान हो गए। तो अब ये जजेस क्यों, अब ये 5 तो यहाँ पे ही हो जाते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों मुखालफत करेंगे अपने किसी रिटायर्ड सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज की कि वो एडहॉक जज के तौर पे आ जाए? ये तो खुद रिटायर्ड जज को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि यार इतना सीनियर आप रहे हैं, सारी उम्र आपने जजी की है, अब आपको मज़ीद क्या लालच है, क्या आपको है कि आप बतौर रिटायर्ड जज जिसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, आप एडहॉक जज होंगे और आपके पास जो है वो 3 साल या 2 साल की मुद्दत है, तो आप क्यों जो है शामिल हो रहे हैं, ख़ास तौर पे एक ऐसी सूरत हाल में कि जिससे आपके शामिल होने पे आपकी सारी उम्र की जो साख है वो भी मुतासर हो सकती है, और आपको बतौर एक तराजू में जो नहीं वज़न का बढ़ाने के लिए पाइये का बट्टा या किलो का बट्टा या छटाक का पत्थर होता है, वो वज़न तराजू का इधर करने के लिए उधर करने के लिए आपको एक छटांग के पत्थर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, जो फुल कोर्ट में तवाज़ुन है उसको ऊपर नीचे करने के लिए। तो फिर रिटायर्ड जजों को खुद सोचना चाहिए, और ये वो रिटायर्ड जजेस हैं जिनके बार तंजीमें असूली तौर पे इसलिए ख़िलाफ़ है कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी रिटायर्ड जजों की तैनाती का कानून बनाया है, वहाँ पे भी जो हैं बार तंजीमें और सियासी जमातें मुखालफत कर रही हैं कि ये जो रिटायर्ड जजेस हैं इनका कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता। तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी रिटायर्ड जजों की मुखालफत हो रही है, उसके हवाले से पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, और अब इन्हीं रिटायर्ड जजों को खुश करने का एक नया सिलसिला शुरू हो पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती करने के ज़रिए।
तो ये बड़ा एक अजीब सूरत हाल है और मेरे ख्याल में एडहॉक जजेस को ख़ुद थोड़ा सा शर्म करनी चाहिए कि वो सबसे कोने में बैठे दही खा रहे होंगे फुल कोर्ट के अंदर, और बड़ा ये वो कोना होता है जो जूनियर तरीन जज के लिए मुकर्रर होता है, और उनके जो जूनियर जजेस हैं वो उनसे सीनियर पोजीशन में बैठे होंगे, बल्कि जो चीफ जस्टिस है वो भी उनसे सीनियर होगा। तो बहरहाल ये तो ख़ुद एडहॉक जजेस के सोचने का मुकाम है। तो ये वजह है कि एडहॉक जजेस की मुखालफत हो रही है, और ये एक सियासत है बज़ाहिर जिसके पीछे न सिर्फ ये कि मुकदमात बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, और जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ जो हैं वो भी पैनिक कर रहे हैं। बज़ाहिर उन्हें लग रहा है कि 2-3 महीने रह गए, ऊपर से छुट्टियां भी आ गई हैं, और अगर उनकी रिटायरमेंट के वक्त मुकदमात की तादाद 60,000 हुई तो लोग कहेंगे ये आया किस लिए था कि अगर इनसे मुकदमात भी नहीं तय होते, इतनी लंबी चौड़ी फुल कोटें बना के बैठ जाते हैं और आम आदमी के मुकदमात इनसे तय नहीं होते। एक वो वजह हो सकती है कि अफरा तफरी में जल्दी में वो शायद पैनिक करके जजेस को ला रहे हैं, लेकिन इन जजेस को भी वही जजेस लाए जा रहे हैं कि जो शायद इनसे हम ख्याल जजेस हैं, ये हम ख्याल एडहॉक जजेस हैं। और इन जजेस के लाने से अब अगर ये 7-8 जजेस चीफ जस्टिस काजी फायज़ के साथ सपोर्ट में आ जाते हैं एडहॉक जजेस को मिला के, तो न सिर्फ ये कि 3 रुकनी बेंचेस में भी इन एडहॉक जजेस को शामिल किया जा सकेगा, और लार्जर बेंच में भी एडहॉक जजेस को शामिल करके एक ख़ास तवाज़न बरकरार रखा जाएगा किसी भी केस के अंदर, ख़ास तौर पे अब PTI के जो केसेस अपीलों में आ रहे हैं। तो ये एडहॉक जजेस की जो शमूलियत है इसके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, बट ऑब्वियसली अब देखना ही है कि इनके आने से क्या जो पेंडेंसी है अगले 3-4 माह में वो कम होगी या नहीं। अगर नहीं होगी तो इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ जो है अपने दौर के अंदर मुकदमात की पेंडेंसी कम करने के लिए इनको नहीं लाए थे, बल्कि वो एक पीछे एक ऐसा ग्रुप बना के छोड़ना चाह रहे हैं कि जो 8 जजों ने जो फ़ैसला दिया है उस 8 जजों के सामने हर केस के अंदर वो किसी न किसी तरीके से खड़े रहे हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कशीदगी है जो कि जस्टिस काजी फायज़ के दौर की है, जब वो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था, ये कशीदगी जो है चीफ जस्टिस काजी फायज़ की रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहे। और ये एक किस्म की मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट है इस्टेब्लिशमेंट की, जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ के ज़रिए की जा रही है। तो इन्वेस्टमेंट जिसके ज़रिए की जाती है, अब मालूम नहीं उसको क्या कहा जा सकता है, मगर इन्वेस्टमेंट जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ के ज़रिए बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की जो लग रहा है कि जा रही है कि आने वाले वक्तों में कोई होल्ड मिल जाए, कोई फुट होल्ड मिल जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। अब अगली बात जो बार बार की जा रही है, बहुत से सहाफ़ियों के मैं सुन रहा हूँ, सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं जी अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है। अब ये सीनियर सहाफ़ी इंतहाई ढिठाई के साथ ये बात तो कर देते हैं, लेकिन उनको ज़रा भी एहसास नहीं होता कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई जो है, ये अगर लड़ाई है तो इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आइन के बरखिलाफ़ खड़ी है और आइन से गद्दारी कर रही है, बजाय ये कहने के कि इस्टेब्लिशमेंट जो है गैर आइनी अमल में मुलव्वस है और अदलिया के साथ लड़ाई कर रही है। आप कहते नहीं ये अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, अब आने वाले दिनों में देखें क्या होता है। भाई इस्टेब्लिशमेंट कैसे लड़ सकती है अदलिया के साथ अगर इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती है। हाँ, अगर इस मुल्क में ऐसे सहाफ़ी हज़रात मौजूद हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं तो फिर तो वो ज़रूर ये लड़ाई के तौर पे लेंगे। अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी महज़ब और जमहूरी मुल्क में अगर अदलिया की लड़ाई होती है तो वो एक मद्दे मुकाबल आइनी इदारे से होती है, पार्लियामेंट से हो सकती है, एग्जेक्टिव या हुकूमत से हो सकती है। इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ कौन से आइन की कौन सी शिक में लिखा है। तो ये कुछ ऐसे सहाफ़ी हज़रात हैं जो कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई के पोस्टर लगाते फिर रहे हैं दीवारों पे, और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ़ज़ा बना रहे हैं कि शायद अदलिया जो है माजी में अगर इस्टेब्लिशमेंट से मिल के फ़ैसले करती रही है तो अब क्यों नहीं कर रही, माजी में तो ये सब कुछ करती थी, अब क्यों ये इस तरह खड़ी हो गई हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, शर्मनाक तज्ज़िये हैं जो हमें सुनने को मिल रहे हैं कुछ सहाफ़ी हज़रात की तरफ से कि माजी में भी ये करती रही है तो अब क्यों खड़ी हो गई है। भाई अब अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया है, कोई मुसलमान हो गया है, तो क्या आप उसको रद्द करेंगे, उसकी मज़म्मत करेंगे। अब अगर कोई सही असूल पे खड़ा है, ये ही बड़ा एक तज़ाद है हमारे बड़े दानिशवरों के तज्ज़ियात में। तो मुझे ये इस बात पे बड़ा अफसोस होता है कि कुछ सहाफ़ी तसलसल से जो है वो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को लड़ाई के पोस्टर जो है वो दीवारों पे लगाते फिर रहे हैं कि आज ही देखें। मतलब कि अजीब व गरीब एक बैलेंस बनाया हुआ है उन्होंने लड़ाई के लिए।
और फिर ये भी कुछ सहाफ़ी हज़रात और दानिशवर हज़रात जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई पर जो पाबंदी है ये बड़ा संजीदा फ़ैसला है। मुझे नहीं लगता कि ये वाकई ये कोई हुकूमत संजीदगी का मुज़ाहरा करेगी। मेरे ख़्याल में ये तमाम ऐलानात, और अगर कोई ऐसा फ़ैसला होता है या उस पर अमल होता है तो ये अदलिया पे दबाव डालने के लिए, अदलिया को टेंशन में रखने के लिए, अदलिया को तने हुए रस्से के ऊपर चलने पर मजबूर करने के लिए है। और जितना अदलिया पे ये दबाव डालते हैं, चाहे ब्लैकमेलिंग करके, चाहे उनके घरों में वीडियो कैमरा लगा के, चाहे उनके रिश्तेदारों को अगवा करके, उतना ज़्यादा अदलिया जो है वो पैनिक में या गुस्से में या रद्द-ए-अमल में उनसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। और जब वो ऐसी चीज़ें होती हैं तो उन्हें मज़ीद अदलिया को बदनाम करने का मौका भी मिलता है। इन्हें से मुराद मेरी इस्टेब्लिशमेंट ही है। तो इस तरह की बातें भी कुछ सहाफ़ियों की तरफ से की जा रही हैं और तज्ज़ियाकारों की तरफ से। मेरे ख़्याल में ये सिर्फ़ और सिर्फ अदलिया को टेंशन में रखने के लिए है, और या फिर अल्टीमेटली ये होगा कि मुल्क में के हालात इतने ख़राब कर दिए जाएँ कि फिर जो है कोई एक्सट्रीम कदम लिया जाए। और बात एमरजेंसी की हो रही है, एमरजेंसी प्लस की भी हो रही है। हालांकि मैंने पहले भी अपने व्लॉग में ये कह चुका हूँ कि ये एमरजेंसी जो है, ये एमरजेंसी जनरल मुशर्रफ वाली अब दोबारा बिल्कुल नहीं लग सकती। और ये एमरजेंसी अगर कोई होगी तो ये एमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो एमरजेंसी होती है, कौमी और सूबाई असम्बलियों की करारदादों की मंजूरी के तहत होती है, वो एमरजेंसी तो लग सकती है आइनी तौर पे, उसमें भी बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल नहीं होते। मगर जनरल मुशर्रफ वाली अगर एमरजेंसी लगेगी तो फिर ये उसी वक्त लग सकती है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई साकिब निसार जैसा चीफ़ जस्टिस होगा। और ये जो बार बार एमरजेंसी की बातें हो रही हैं तो मेरे ख़्याल में ये जो लोग भी ये बातें कर रहे हैं, या तो उन्हें बहुत एतमाद है चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ साहब पे कि वो साकिब निसार की तरह भरपूर साथ देंगे इस्टेब्लिशमेंट का, या फिर वो एक अदलिया पे दबाव बना रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं। और अदलिया के ऊपर जो दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियसली उसकी एक वजह ख़ुद चीफ़ जस्टिस की कमज़ोरी भी है कि वो खुल के अपनी अदलिया के साथ नहीं खड़े, और दिन ब दिन शायद इस्टेब्लिशमेंट के और उनके प्रोपेगेंडा करने वाले दानिशवरों के जो तज्ज़िये, जो हौसले हैं वो बुलंद हो रहे हैं। अच्छा, अब आर्टिकल 6 की भी बात हो रही है, और ये जो इमरान ख़ान और उस पर गद्दारी की बात हो रही है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो उस वक्त कार्रवाई हुई जिससे अदम एतमाद के एक आइनी अमल को थ्वाट किया गया, रोका गया, और उसको करारदाद पुट ही नहीं होने दी गई, वो एक इंतहाई संगीन अमल था। और उसकी बुनियाद पे वज़ीर आज़म ने एक ऐसी एडवाइस दे दी असम्बलियों की तहलील करने की जो वो नहीं दे सकते थे, और फिर सदर मुमलिकत ने भी वो हरकत की कि उन्होंने तहलील कर दी। तो ये यकीनन इस मामले की संगीनी में कोई शक नहीं है। मगर अगर बड़े से बड़ा जुर्म भी जो है उसको अगर प्रोसिक्यूट करने के पीछे किसी की बदनीति है, और किसी को याद अब आया कि अब जो है मौका इसको करे, पहले सोए रहे हैं हुकूमत के, तो किसी बड़े से बड़े अच्छे अमल में भी अगर पीछे मेलाफाइडे आ जाता है, बदनीति आ जाती है, तो फिर वो अमल भी गैर आइनी हो जाता है। ये मेलाफाइडे जो है ये बड़ी बड़ी जुरिस्डिक्शंस को क्रिएट भी कर देता है और बड़े बड़े जराइम के ऊपर पर्दा भी डाल देता है अगर मेलाफाइडे है, अगर बदनीति है। इसलिए हमें बचपन से ये बताया जाता रहा है, कुरान में है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयत पे है। और मेरे ख्याल में इससे बड़ा असूल जो है हमारी ज़िंदगी का कोई नहीं हो सकता कि अब जाके अगर 2 साल बाद जाके, 3 साल बाद जाके ये हुकूमत को ख्याल आया कि वो तो आइन से गद्दारी थी, तो फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बदनीयती है। और हुकूमत अच्छी तरह जानती है कि ये मामला किसी तोड़ पर नहीं पहुँचेगा। इसका महज मकसद जो है वो PTI को भी दबाव में रखना है और हमारी अदालतों और हमारे जजों को भी दबाव में रखना है। उसके बाद अब आने वाले दिनों में 2-3 अहम केसेस हैं। अभी कल जो PTI की कारकुन सनम जावेद का केस भी लगा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें अटार्नी जनरल को जो है वो तलब किया गया, और अटार्नी जनरल को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत ने तलब किया है। और जो ऑर्डर पास हुआ है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा दिलचस्प ऑर्डर है। और उस ऑर्डर के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा है कि जो सनम जावेद हैं वो बज़ाहिर एक आम खातून हैं, और वो उनके ख़िलाफ़ पहले कोई इस नोयत का मुकदमा नहीं था जो अब की बार जिस तरीके से उनको पूरे पाकिस्तान में मुकदमात के ज़रिए घसीटा जा रहा है। और कभी
एक शहर में एक मुकदमा और एक ही मामले के ऊपर, एक ही इशू के ऊपर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये एक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये एक जो ऑर्डर जारी किया है उसकी लैंग्वेज बड़ी ही दिलचस्प है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो मुकदमे की नौयत है इसके अंदर बहुत से अहम आइनी सवालात उठते हैं और एक सवाल ये है कि ये जो खातून हैं सनम जावेद, इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है कि इन्होंने माजी में कोई ऐसे जराइम किए हों जिस किस्म के इल्ज़ामात उन पे लगाए गए हैं और माजी में उनको किसी किस्म की किसी जुर्म में सज़ा भी नहीं मिली। ये एक आम शहरी हैं और इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ थानों के अंदर हवालात में वक्त गुजारा है और पिछले 1 साल से उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और मेरे लिए ये मुनासिब है कि मैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को भी नोटिस जारी करूं कि अदालत की मुआवनत की जाए और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से कहा गया है कि जुमरात को यानी कल 18 जुलाई को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर अदालत की मुआवनत करें और आइंदा तारीख तक यानी कल 18 जुलाई तक जो रिस्पोंडेंट्स हैं यानी जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं और हुकूमत है वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से गिरफ़्तार नहीं किया जाता और उनको इस्लामाबाद की जो हदूद हैं उनसे भी बाहर नहीं लेके जाया जाता। और सनम जावेद के जो अरेस्ट वारंट इशू हुए हुए हैं स्पेशल जज एंटी टेररिज्म कोड 4 की तरफ से और उन पे अमल दरामद हो रहा है और जब इस रिमांड के ऊपर अमल दरामद के लिए उनकी गिरफ़्तारी की कोशिशें हो रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला आ गया है और सनम जावेद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म दिया गया है। तो इसलिए मैं अदालत ये मुनासिब समझती है कि उनको अबूरी ज़मानत पे रिहा किया जाए और जो अदालत की आइनी जो अख्तियार हैं उसके तहत अदालत ये बिल्कुल अख्तियार रखती है कि वो अगली तारीख यानी कल 18 जुलाई तक जो है 5,000 रुपये के मुचलकों के एवज़ उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर करती हैं और एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को ये रकम जमा कराएगी। और इस अदालत के पास, आइनी अदालत के पास ये अख्तियार मौजूद है कि वो हब्से बेजा की भी किसी भी दरख्वास्त को दरख्वास्त ज़मानत में तब्दील कर सकती हैं और इसलिए सनम जावेद की दरख्वास्त जो ये हब्से बेजा उनके लवाकिन की जो दरख्वास्त है उसको ज़मानत की दरख्वास्त में कन्वर्ट करते हुए उनकी ज़मानत मंजूर की जाती है और सनम जावेद को आइंदा तारीख यानी कल 18 जुलाई को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होने का हुक्म देती है। तो ये बड़ा ही एक तारीख़ी हुक्म है और इसी तरह के जो अहकामात अब PTI के हक़ में आ रहे हैं उसके ऊपर हमारे बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एकदम से PTI के हक़ में बहुत से फ़ैसले होना शुरू हो गए हैं और 2018 में नून लीग को तो इतनी जल्दी रिलीफ नहीं मिला था, यानी उनको तो कई साल लग गए थे। अब क्या ये कोई मंतक है, क्या ये कोई जवाज़ है कि अगर पहले नाइंसाफ़ी हुई है, जो कि हम भी कहते हैं हुई है, अब ये और बात है कि उस नाइंसाफ़ी के ऊपर नून लीग उस तरह खड़ी नहीं हुई या लोग उस तरह उनके साथ खड़े नहीं हुए जिस तरह अब PTI के हवाले से खड़े हो रहे हैं। ये तो अब उनके अपनी कमज़ोरियाँ मसाइल हैं ना, मगर अब की बार ये जितने भी केसेस ऊपर तरह आ रहे हैं, चाहे वो इद्दत में निकाह के केस में रिलीफ़ है, चाहे वो मखसूस नशस्तों में रिलीफ़ है, चाहे वो साइफ़र केस में रिलीफ़ है, दीगर मुकदमात में जो ज़मानत मिल रही है, तो ये मुकदमात वो मुकदमात हैं जो एक साथ दायर हुए थे और उनको तेज़ी से उनके मुकदमात चलाए भी गए, उनको बार बार शुरू में पेश भी किया जाता रहा और जितनी तेज़ी से वो चलें तो ज़ाहिर बात है उन मुकदमात की असलियत भी उतनी तेज़ी से ही सामने आनी थी। तो ये कहना कि अब बड़ी जल्दी इनके मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, रिलीफ मिल रही है, ज़ाहिर बात है जब आप ऐसे मुकदमात बनाएंगे, कमज़ोर मुकदमात बनाएंगे और इतनी तेज़ी से उन्हें चलाएंगे तो वो सारे एक दिन एक साथ ही सारे मुकदमात फ़ारग होना शुरू होंगे और तासुर ये मिलता है कि जैसे अदलिया जो है वो एकदम से PTI को रिलीफ़ दे रही है। तो आप ज़रा अपने मुकदमात पे भी तो गौर करें ना, सारा इल्ज़ाम अदलिया पे डालना ये भी जो कोई इंसाफ नहीं है ना। आपके प्रोसिक्यूशन कमज़ोर हैं, आपके सरकारी वकला की टीम कमज़ोर है, आपके जो मुकदमात बनाने वाले सियासी दिमाग हैं उनकी नीयत ये नहीं है कि सबूत इकट्ठा करके सज़ा दिलवानी है, उनकी नीयत ये है कि जो कानून का अमल है, जो प्रोसेस है, उसी को सज़ा बना दें और इनको जेलों में घसीटें, इनकी ज़मानतें मनसूख कराएँ, इनको नज़रबंद करें और इनको एक शहर से दूसरे शहर में, एक सूबे से दूसरे सूबे में घसीटें। जब आपकी नीयत ये है
तो फिर मुकदमात ने तो ख़त्म होना ही है। और फिर उसके बाद जो आप अदलिया के साथ कर रहे हैं, जिस तरह की ब्लैकमेलिंग हो रही है, और ये हुकूमत तमाशबीन बनी हुई है, और शहबाज शरीफ साहब एक डमी वज़ीर आज़म के तौर पे ऐसे आँखें और कान और गूंगे बने हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि हाई कोर्ट के जजों के साथ क्या हुआ, लाहौर हाई कोर्ट के जजों के साथ क्या हो रहा है, और उसके ऊपर कोई रिमार्क्स नहीं दे रहे। और वो लगे हुए हैं अपने एक मेयर की तरह, फ़लाँ तरक्याती काम तो फ़लाँ बजट जो है, और एक कौमी लीडर की तरह जो है इतने अहम तरीन वाक़यात के ऊपर वो कोई कमेंट करने की भी पोजीशन में नहीं। वो ये भी नहीं कहते कि हम इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम अदलिया के ख़िलाफ़, जजों के ख़िलाफ़ होने वाले इन वाक़यात के ज़िम्मेदारान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे। इतने जुमले तक नहीं बोल सकते शहबाज शरीफ साहब। उनकी जो शहबाज स्पीड है वो शाहराए दस्तूर की बजाय वो शाहराए इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर रवां दवा है, और ये बड़ा ही एक अफसोसनाक अमल है। और सारा इल्ज़ाम फिर कहते हैं जी अदलिया ने ये कर दिया, अदलिया ने वो कर दिया। और भाई हुकूमत की भी कोई ज़िम्मेदारी है कुछ करने को कि नहीं? हुकूमत का काम है इन्वेस्टिगेट करना, हुकूमत का काम है सबूत इकट्ठे करना, और हुकूमत का काम है जो है अदालतों के सामने मुकदमात को साबित करना। क्योंकि जो फ़ैसले आ रहे हैं और जो वजूहात उनमें आ रही हैं, उनसे तो वाज़ेह है कि ये केसेस या तो कमज़ोर बनाए गए, या फिर ये केसेस झूठे थे, ये केसेस थे ही नहीं। तो और इस वजह से सारा इल्ज़ाम जो है जजों पे डाल देना, ये भी मैं समझता हूँ इंतहाई नालायकी है, और ये अपनी ज़िम्मेदारी दूसरों पे डालने वाली बात है। तो इसलिए बहुत सारे हमारे साफ़ी हज़रात जो अदालत तो आते नहीं हैं, मुकदमात को परसू नहीं करते, इनकी रिपोर्टिंग नहीं करते, उनको शायद ये लगता है कि अदलिया अचानक ही प्रो PTI होगी और फ़ैसले उनके हक़ में हो रहे हैं। आखिर में देखें ये अभी हुकूमत ने मखसूस नशस्तों के हवाले से नज़रसानी की अपील दायर करने का फ़ैसला किया है। मगर आपको ये मैं बता दूँ, ये नज़रसानी तब लगेगी कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के इस फ़ैसले के मुताबिक इस पर अमल दरामद कर लेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दायर कर देने से ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला सस्पेंड नहीं हो जाता, उस पर स्टे नहीं हो जाता, उस पर अमल करना ज़रूरी होता है। और अगर हुकूमत ने क्या अमल करना तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नहीं करना, क्योंकि जो कुछ करना है अब उन 41 आज़ाद उम्मीदवारों ने करना है, जो उन्होंने एफिडेविट देने हैं, उनकी पार्टी ने तस्दीक करनी है और वो इलेक्शन कमीशन में जमा होने हैं। और जिस दिन वो एफिडेविट फाइनली जमा हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन में, ये 80 के 80, 82 के 82 तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं बतौर PTI पार्लियामेंट के अंदर वो अपनी पार्लिमानी पार्टी बना के फ़ाल हो जाएंगे। इसमें इलेक्शन कमीशन में करना कुछ नहीं है। अब वो जब फ़ाल हो जाएंगे तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ ये करना है कि जो मखसूस नशस्तें हैं उनका नोटिफिकेशन जारी करना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है। और अगर वो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करता तो फिर नज़रसानी भी नहीं लगेगी, और फिर जो तफसीली फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन की जो दूसरे मामलात हैं, जिस तरीके से उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन को कंडक्ट करवाया, वो भी एक होलनाक और भयानक तरीके से तफसीली फ़ैसले में उसका जिक्र आ सकता है। और शायद फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के दीगर अरकान को मुँह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो ये सारी अब सूरत हाल है। देखें कि इस तमाम सिचुएशन को प्रॉपर कंटेक्स्ट में हम सब के लिए समझना ज़रूरी है। ये बात PTI या हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान साइड लेने की नहीं है, विद अस और अगेंस्ट अस की नहीं है, ये बात आइन और कानून की है। इससे पहले आइन और कानून 2018 में अगर नून लीग के साइड पे था, तो अब की बार नून लीग और हुक्मरान जमातों ने अपने कंडक्ट की वजह से आइन और कानून को धकेल के PTI की तरफ कर दिया है। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।